Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो आज हम डिस्कस करने वाले बेसिक्स ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेशन। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, इंडक्टेंस कैलकुलेशन पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। सिंगल फेज 2 वायर हो, सिंगल कंडक्टर हो, 3 फेज सिस्टम में हो, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है इंडक्टेंस कैलकुलेशन का। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की तरफ और सारी जो न्यूमेरिकल सीरीज है, इंडक्टेंस कैलकुलेशन हो, जीएमडी जीएमआर कैलकुलेट करना हो, कैपेसिटेंस का हो, सारा हम ये कैपेसिटेंस कैलकुलेशन पूरा हो जाने के बाद आपको न्यूमेरिकल सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं बेसिक्स ऑफ कैपेसिटेंस कैलकुलेशन। तो देखो सबसे पहले हमने जो इंडक्टेंस में देखा था, तो इंडक्टेंस क्या होता है, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में अगर आपका एसी करंट फ्लो हो रहा है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, आपने देखा होगा, और उस फ्लक्स की वजह से कुछ पॉइंट पे अगर कोई फ्लक्स लिंकेज होगा तो वो फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो आपका इंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगा, ये हमने देखा था, बराबर है। तो वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन में आपका कैपेसिटेंस भी फॉर्म होता है, मतलब कैपेसिटिव प्रॉपर्टी भी वहां आती है पिक्चर में। ठीक है, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में होगा, 3 फेज में, या लाइन टू न्यूट्रल होगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कैपेसिटेंस फॉर्म होना ही है क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वहां एग्जिस्ट करता है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेशन हमें क्यों करना पड़ेगा, फिर कैपेसिटेंस तो एग्जिस्ट करता ही है लेकिन कैपेसिटेंस कैलकुलेशन क्यों करना पड़ता है वो भी मैं आपको इसी एपिसोड में बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम बेसिक से जाएंगे, बिल्कुल मतलब बेसिक से अगर बिल्कुल हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। डायरेक्टली हम कैपेसिटेंस कैलकुलेशन पे नहीं कूदने वाले, आपको बेसिक से ले जाने वाले, जैसा इंडक्टेंस में मैंने किया था, बराबर है। तो देखो कैपेसिटेंस सी आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी होता है, ये आपको पता है, बराबर है। तो यहाँ ये Q क्या रहता है आपका, Q रहता है आपका चार्ज, एंड V क्या रहता है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड C तो आपका कैपेसिटेंस है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको तो अच्छे से याद है, ये आपने पढ़ा है। तो C इक्वल टू क्यू बाई वी आपको पता है, तो जहां भी ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वहां आपको ये कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी मिलने ही वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये ट्रांसमिशन लाइन है आपके पास, तो ट्रांसमिशन लाइन में आपने कैपेसिटर्स लगा के रखे हैं, ऐसा बात नहीं हो रही है। मतलब आपने क्या एक्सटर्नली कैपेसिटर यहाँ लगा के रखे और फिर कैपेसिटेंस आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। वहां कैपेसिटिव प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है, कैपेसिटिव प्रॉपर्टी हमें मिल रही है, कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, आप नहीं लगा रहे कैपेसिटर्स। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट जब हम देखते हैं, आपने ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैं आपको सिखाऊंगा ये आगे, लेकिन अगर आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट, तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन को हम एक वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक वायर से हम उस ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटर, इंडक्टर्स एंड रेजिस्टेंस से सारे के कॉम्बिनेशन से एक ट्रांसमिशन लाइन एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनता है। ठीक है, एज वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क रहता है ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मान लो आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन है, आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन है, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन आपको दिखाई दे रही है, और उसमें कुछ पॉइंट पे वोल्टेज है यहाँ V1, इसका वोल्टेज है मान लो V2 और इसका वोल्टेज है मान लो V3। ठीक है, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, एक टाइम इंस्टेंट पे एक पॉइंट पे आपका जो वोल्टेज एग्जिस्ट करता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये एक पॉइंट चूज किया ट्रांसमिशन लाइन में, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज मान लो V1 होगा, सेकंड फेज में वोल्टेज यहाँ इस पॉइंट पे V2 होगा, और थर्ड फेज में वोल्टेज इस पॉइंट पे V3 होगा मान लो। तो ये मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की बात कर रहा हूं और एक ही टाइम इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। मतलब आपने t इक्वल टू 0 माना तो t इक्वल टू 0 टाइम इंस्टेंट होगा, या t इक्वल टू t1 t2, कुछ ना कुछ एक टाइम इंस्टेंट, स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट में ये जो तीनों वोल्टेज होंगे वो उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। तो 3 फेज में वोल्टेज
एक टाइम इंस्टेंट पे कभी सेम नहीं होता, ये बेसिक तो आपको पता ही होगा। थ्री फेज सिस्टम है और एक ही आपका जो वोल्टेज है वो एक ही टाइम इंस्टेंट में, क्या ये तीनों वोल्टेज सेम होंगे? मैग्नीट्यूड उनकी सेम हो सकती है, लेकिन क्या फेजर के हिसाब से ये सेम होंगे? तो कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। क्योंकि देखो अभी अगर V1 की बात करें थ्री फेज सिस्टम में, तो V1 अगर आपका Vm साइन ओमेगा टी होगा, तो V2 ऑफ टी आपका क्या होगा? Vm साइन ओमेगा टी माइनस 120 होगा, बराबर है। वैसे V3 की बात करें तो वो होगा Vm साइन ओमेगा टी प्लस 120 होगा, या तो फिर माइनस 240 होगा, बराबर है, कुछ भी हम कह सकते। तो थ्री फेज में ये जो वोल्टेज है ये एक टाइम इंस्टेंट पे क्या आपको सेम मिल रहा है? मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकती है, लेकिन उनका एंगल देखो, यहाँ आपका एंगल सारे में वेरी हो रहा है। तो एंगल अगर वेरी हो रहा है तो देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू वायर। तो सारे वायर्स में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो एग्जिस्ट करेगा ही, और जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और चार्ज तो ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ फ्लो हो ही रहा है, आपको पता है यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज यहाँ से जा रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस दो लाइन के बीच में, यहाँ दो लाइन के बीच में, यहाँ दो लाइन के बीच में एग्जिस्ट तो कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है, चार्ज भी है लाइन में, तो कैपेसिटेंस को तो आना ही है। तो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी आपकी यहाँ फॉर्म हो रही है, बराबर है, ऐसा हम कह सकते। तो अभी मैं बात करूं कि ये ट्रांसमिशन लाइन आप देख रहे हैं, तो इस ट्रांसमिशन लाइन आपके पास ये है, और यहाँ आप ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। तो ग्राउंड मतलब जीरो पोटेंशियल में रहता है, आपको पता है, ठीक है, 0 वोल्ट, ठीक है। तो अभी ये ट्रांसमिशन लाइन आपके ऊपर से जा रही है, ठीक है, और आप ये ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो अभी देखो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ भी आपकी मैग्नीट्यूड सेम हो सकती है, लेकिन फेजर के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। V2 और V3 में भी कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इनमें भी एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने देखा तो V1 एंड V3 में भी एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही ग्राउंड की अगर बात करें तो ग्राउंड में देखो, ग्राउंड में क्या होगा? V1 और ग्राउंड में भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा, V2 और ग्राउंड में भी एग्जिस्ट करेगा, और V3 और ग्राउंड में भी, मतलब 0 वोल्ट के रिस्पेक्ट में भी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस तो मिलना ही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ कुछ वोल्टेज है और यहाँ तो 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, और चार्ज ट्रांसमिशन लाइन में से फ्लो कर रहा है, तो कैपेसिटेंस तो आना ही है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूंगा तो ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस फॉर्म होता है उसके 2 टाइप्स होते। एक होता है आपका लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, एक क्या होता है? लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, मतलब इसका इसके साथ, इस ट्रांसमिशन लाइन का इसके साथ, ये तीनों लाइन है, ठीक है। तो लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस हो सकता है, या तो फिर हम कह सकते हैं एक दूसरा जो होता है वो लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस, या तो फिर लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस भी हम इसे कहते हैं। तो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस भी तीनों फेस का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव प्रॉपर्टी यहाँ आ जाती है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है, बराबर है। वैसे देखो इंडक्टेंस में हमने क्या देखा था? इंडक्टेंस में आपका फ्लक्स लिंकेज होता है तो इंडक्टेंस आता है, बराबर है, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज है तो इंडक्टेंस आएगा। वैसे यहाँ कैपेसिटिव प्रॉपर्टी कैसी एग्जिस्ट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो कैपेसिटिव प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां है, अभी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करती है, कैसे यहाँ ऐसे क्यों आप मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, यहाँ से कोई लाइन चार्ज पास कर रहा है किसी ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस फॉर्म करती है। ये बेसिक तो आपको पता ही है, ठीक है, आपने ये 12 स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये बेसिक तो आपको पता ही है। तो कैपेसिटेंस के 2 टाइप्स पढ़ेंगे, एक होगा लाइन टू लाइन, एक होगा लाइन टू ग्राउंड, अगर हमने ऐसे निकाला तो, ठीक है। तो ये कैपेसिटिव प्रॉपर्टी यहाँ कैसे आ रही है ये आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो अभी देखो कैपेसिटेंस आपका फिर करता क्या है, कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटेंस क्या करता है? रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये आपने बेसिक्स में पढ़ा है, नेटवर्क थ्योरी में एसी एनालिसिस अगर अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो वहां आपको पता चल रहा होगा कि कैपेसिटेंस क्या करता है? रिएक्टिव पावर को डिलीवर करता है। तो अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन को अगर
हम कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन है। यहां अगर मान लो मैंने कैपेसिटेंस से इसे रिप्लेस किया, मतलब रिप्रेजेंट अगर मैंने किया, तो कैपेसिटेंस तो आपको पता है रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के पास कितनी रिएक्टिव पावर है डिलीवर करने के लिए सोर्स को, मतलब सोर्स को एज वेल एज लोड को। इस ट्रांसमिशन लाइन के पास कैपेसिटेंस तो प्रोड्यूस हुआ, तो कैपेसिटेंस अगर प्रोड्यूस हुआ तो उस कैपेसिटेंस की वजह से उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होगा, ये तो आप मानते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा तो उसमें जो करंट आपका फ्लो होगा, तो आई स्क्वायर एक्सी की अगर मैं बात करूं तो इतनी आपको रिएक्टिव पावर भी मिलेगी। तो कैपेसिटेंस से आपको रिएक्टिव पावर पता चल रही है, तो यहां कोई कैपेसिटिव प्रॉपर्टी फॉर्म हो रही है, तो कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर यहां प्रोड्यूस हो रही है। ट्रांसमिशन लाइन को फिर मैं अगर कैपेसिटेंस से रिप्लेस करूं तो फिर हम बता सकते कि ट्रांसमिशन लाइन में जो रिएक्टिव पावर है जो प्रोड्यूस हुई है, तो वो कितनी रिएक्टिव पावर ट्रांसमिशन लाइन के पास है, जो मैं सोर्स को डिलीवर कर सकता हूं, लोड को डिलीवर कर सकता हूं। ये सब कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं, और ये सब कुछ हम कैपेसिटेंस से डिसाइड कर सकते हैं कि यहां कितना कैपेसिटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेशन हम इसीलिए करते हैं कि आपको पता चलेगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन के पास रिएक्टिव पावर कितनी है यहां, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा, फिर आप डिसाइड करेंगे सोर्स को या लोड को कितनी रिएक्टिव पावर डिलीवर करनी है, कितनी एग्जिस्ट कर रही है, ये सब कुछ यहां से ही डिसाइड होगा, बराबर है। तो ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टिव पावर डिलीवरिंग कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं, बराबर है। मतलब ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टिव जो पावर है उसकी डिलीवरिंग कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स है कैपेसिटेंस ऑफ कैलकुलेशन का। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस कैलकुलेशन करना क्यों पड़ता है। ये अच्छे से पता होगा तो फिर हम आगे मूव कर सकते। तो अगले वाले एपिसोड में भी एक बेसिक्स होगा कैपेसिटेंस कैलकुलेशन का, वो पार्ट 2 होगा। वो अगले वाले एपिसोड में मैं आपको डिस्कस करूंगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस कैलकुलेशन अगर करना है तो उसका बेसिक्स भी आपको पता होना चाहिए, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पहले से पढ़ के रखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार रिकॉल कर दूंगा उस वीडियो में, आपको वो वीडियो जरूर देखनी होगी। अगर कैपेसिटेंस कैलकुलेशन में आगे बढ़ना है तो वो वीडियो देखो, वहां पूरा बेसिक्स में आपको बताऊंगा कि पोटेंशियल क्या होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और फिर हम मूव करेंगे उसके अगले वाले वीडियो में कैपेसिटेंस कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। तो फिर आप अच्छे से वो देखो, देन एंड ओनली देन आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाले। डायरेक्टली अगर आप जेबी गुप्ता में जाएंगे, जेबी गुप्ता बुक है उसमें आप जाएंगे तो डायरेक्टली आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हाई लेवल का बुक है, ठीक है। अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो फिर वहां जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।